एक कंपनी जिसकी वैल्यूएशन पाकिस्तान की पूरी जीडीपी से ज़्यादा है, 2 दिन पहले सेबी के पास अपना आईपीओ पेपर फाइल कर चुकी है और उसका नाम है जियो प्लेटफॉर्म्स। साइज है 37,700 करोड़ का इशू, 9.5 लाख करोड़ की वैल्यूएशन। और अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो या मार्केट को समझना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये सिर्फ एक आईपीओ नहीं है, ये इंडिया के स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी इवेंट बनने वाली है 2026 में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। 19 जून 2026 रिलायंस इंडस्ट्रीज की 49th एजीएम हो रही थी मुंबई में, और उसी दिन मुकेश अंबानी ने लाइव अनाउंस किया जियो प्लेटफॉर्म्स ने सेबी के पास डीआरएचपी फाइल कर दिया है। डीआरएचपी का मतलब है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये वो डॉक्यूमेंट है जो कंपनी को आईपीओ लाने से पहले सेबी को सबमिट करना पड़ता है। इसमें कंपनी का पूरा फाइनेंशियल हेल्थ, बिजनेस मॉडल, रिस्क फैक्टर्स सब कुछ होता है। और जो नंबर्स इस डीआरएचपी में है वो दिमाग हिला देने वाले हैं। चलिए नंबर्स से समझते हैं। इसका इशू साइज अगर हम देखें तो ये 37,700 करोड़ है, यानी कि लगभग $4.5 बिलियन। शेयर्स देखें तो 27 करोड़ फ्रेश इक्विटी शेयर्स है, फेस वैल्यू 10 रुपए ईच। वैल्यूएशन देखें तो अप्रॉक्स 9.5 लाख करोड़, यानी कि $100 बिलियन से ज़्यादा। स्टेक ऑफर्ड है इसका सिर्फ 2.9% ऑफ कंपनी। सोचिए, सिर्फ 2.9% स्टेक बेचकर 37,700 करोड़ रेज हो रहा है। ये इंडिया के हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ बनेगा, एलआईसी, पेटीएम सबको पीछे छोड़ के। और एक इंटरेस्टिंग बात, ये 100% फ्रेश इशू है, मतलब कोई पुराना इन्वेस्टर अपना स्टेक नहीं बेच रहा। मेटा, गूगल, केकेआर, सिल्वर लेक कोई भी ओएफएस नहीं कर रहा। ये सिग्नल है कि बड़े इन्वेस्टर्स को लगता है अभी एग्जिट करने का टाइम नहीं है, अभी तो ग्रोथ स्टार्ट हुई है। ये आईपीओ रातों रात नहीं आया, इसकी कहानी 2025 से चल रही थी। अगस्त 2025 में रिलायंस की 48th एजीएम में अंबानी ने पहली बार आईपीओ का फॉर्मल अनाउंसमेंट किया। मार्च 2026 में बड़ा ट्विस्ट आया, रिलायंस ने ओएफएस स्ट्रक्चर ड्रॉप कर दिया, 100% फ्रेश इशू रूट चूज किया। क्यों? क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के साथ वैल्यूएशन पार डिसएग्रीमेंट हो गया था। सेबी ने भी एक इम्पॉर्टेंट रूल चेंज किया, कंपनीज जो 5 लाख करोड़ से ज़्यादा वैल्यूएशन रखती है उनके लिए मिनिमम पब्लिक फ्लोट रिक्वायरमेंट 5% से घटा करके 2.5% कर दिया। ये रूल स्पेसिफिकली जियो जैसी मेगा कंपनीज के लिए क्रिटिकल अनलॉक था। अप्रैल 2026 में Q4 अर्निंग्स कॉल में मैनेजमेंट ने कहा आईपीओ इमिनेंट है, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन वेस्ट एशिया की वजह से डिले का रिस्क भी था। 19 जून 2026 को फाइनली डीआरएचपी फाइल हो गया। तो बेसिकली वैल्यूएशन नेगोशिएशंस, रेगुलेटरी चेंजेस और ग्लोबल टेंशंस, तीनों फैक्टर ने इस आईपीओ को ऑलमोस्ट 1 साल डिले कराया। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इतना बड़ा पैसा रेस करके जियो करेगा क्या? तो डीआरएचपी के अकॉर्डिंग 27,500 करोड़, यानी कि रेज्ड अमाउंट का बल्क हिस्सा जाएगा एक मटेरियल सब्सिडरी का डेट रीपे करने में। बाकी अमाउंट जाएगा 5G एक्सपेंशन, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क कैपेक्स में। मतलब सिंपल भाषा में ये आईपीओ सिर्फ अंबानी फैमिली पैसा निकाल रहे हैं वाला आईपीओ नहीं है, ये डेट रिडक्शन और ग्रोथ फंडिंग वाला आईपीओ है, जो फंडामेंटली हेल्दियर सिग्नल है इन्वेस्टर्स के लिए। बहुत लोग सोचते हैं जियो मतलब सिर्फ सिम कार्ड और रिचार्ज, ये गलत। जियो प्लेटफॉर्म्स एक लेयर्ड डिजिटल एम्पायर है। जियो इन्फोकॉम जिसके पास है 524 मिलियन यूजर्स, जिसमें से 268.5 मिलियन ऑलरेडी 5G पर है मार्च 2026 तक। जियो सिनेमा, जियो टीवी, कम्युनिकेशन टूल्स, क्लाउड सोल्यूशन, ये सब प्लेटफॉर्म लेयर्स हैं। अगर हम इमर्जिंग टेक लेयर की बात करें तो एआई, ब्लॉकचेन, आईओटी, ये वही पार्ट है जो जियो को सिर्फ टेलीकॉम कंपनी से टेक कंपनी बना रहा है। अप्रैल 2026 में आकाश अंबानी को 5 ईयर एमडी बनाया गया और उन्होंने आईपीओ से पहले 5 स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज आउटलाइन किए। पहला है प्योर 524 मिलियन यूजर बेस को 2030 तक 5G पर लाना। दूसरा, जियो फाइबर एक्सपैंड करना, 90% इंस्टॉलेशंस 24 घंटे के अंदर, 60,000 नए ब्रॉडबैंड कनेक्शंस पर डे। तीसरा, जियो पीसी,
सेट टॉप बॉक्स के थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग, छोटे बिजनेस को डिजिटाइज करना। चौथा, नेटवर्क ऑपरेशंस और कस्टमर सपोर्ट में एआई इंटीग्रेट करना। एंड पांचवा, अपनी प्रोप्रिएटरी टेक को इंटरनेशनली कमर्शियलाइज करना। यानी जियो सिर्फ इंडिया का टेलीकॉम मोनोपोली नहीं बनना चाहता, वो अपनी टेक को दुनिया भर में बेचना चाहता है। अब आता है सबसे ट्रिकी पार्ट, वैल्यूएशन। जियो का इम्प्लाइड पीएनई रेशियो है 43.5x और ईवी या EBITDA है 17.1x। अगर हम कंपेयर करें तो ग्लोबल टेलीकॉम कंपनीज नॉर्मली 6x से 9x ईवी या EBITDA पर ट्रेड करती है। जियो इज एट ऑलमोस्ट डबल रेट। तो क्या ये ओवर प्राइस्ड है? इन्वेस्टर्स इसको सिर्फ टेलीकॉम की तरह नहीं देख रहे, वो यूज देख रहे हैं। सम ऑफ द पार्ट्स फ्रेमवर्क से मतलब जियो एक साथ 3 बिजनेसेस है। एक कैश जनरेटिंग टेलीकॉम यूटिलिटी, एक हाई ग्रोथ मीडिया या OTT प्लेटफॉर्म, एक इमर्जिंग AI और क्लाउड कंपनी। फन फैक्ट की बात करें तो जब 2020 में मेटा और गूगल ने जियो में इन्वेस्ट किया था, वैल्यूएशन थे सिर्फ 57 से 65 बिलियन डॉलर। आज वही कंपनी 130 से 180 बिलियन डॉलर रेंज में है। मतलब अर्ली इन्वेस्टर्स के लिए ये ऑलमोस्ट 2.5x रिटर्न है सिर्फ 6 साल में। कोई भी टेलीकॉम स्टोरी एयरटेल के बिना इनकम्प्लीट है। अगर हम जियो के मार्केट कैप की बात करें जून 2026 तक, तो ये 9.5 लाख करोड़ है। 5G टेक स्टैंड अलोन है। स्ट्रैटेजी वॉल्यूम प्लस लो प्राइसिंग एंड लीडरशिप बाय आकाश अंबानी। यहीं अगर हम एयरटेल की बात करें तो इसका जो मार्केट कैप है वो 11.6 लाख करोड़ है। 5G टेक इसका नॉन स्टैंड अलोन है। स्ट्रैटेजी देखें तो प्रीमियम ARPU है और इसके लीडर जो है वो है सुनील भारती मित्तल। यहाँ एक टेक्निकल डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। जियो का 5G स्टैंड अलोन है जो बिना 4G कोर के इंडिपेंडेंटली चल सकता है। इससे एंटरप्राइज और लो लेटेंसी यूज केस में एडवांटेज मिलता है। एयरटेल अभी भी नॉन स्टैंड अलोन पर है जो 4G कोर पर डिपेंड करता है। लेकिन एयरटेल का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनका ARPU यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर कंसिस्टेंटली जियो से हायर रहा है क्योंकि उनका फोकस प्रीमियम कस्टमर्स पे है, डिस्काउंटिंग पर नहीं। तो ये एसेंशियली एक वॉल्यूम वर्सेस प्रीमियम बैटल है और IPO के बाद ये कंपटीशन और तेज होगी। अब बैलेंस पर्सपेक्टिव के लिए रिस्क भी समझना जरूरी है। तो पहला रिस्क है वैल्यूएशन प्रीमियम रिस्क। अगर AI सर्विसेज मोनेटाइजेशन एक्सपेक्टेड से स्लो रही तो ये प्रीमियम मल्टीपल कंप्रेस हो सकता है पोस्ट लिस्टिंग। दूसरा रिस्क है ARPU ग्रोथ डिपेंडेंसी। जियो के प्रोजेक्शंस फ्यूचर टैरिफ हाइक्स पर डिपेंड करते हैं। अगर कंज्यूमर प्राइस सेंसिटिविटी बढ़ी या एयरटेल से कंपटीशन और टाइट हुई तो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी डिसअपॉइंट कर सकती है। तीसरा रिस्क है जियोपॉलिटिकल और क्रूड का रिस्क। अगर क्रूड ऑयल $90 के ऊपर सस्टेन्ड रहता है या कोई नया जियोपॉलिटिकल टेंशन आता है तो पूरा IPO टाइमलाइन फिर डिले हो सकता है, जैसा कि 2026 के पहले हाफ में ऑलरेडी हुआ था। और बिगर मार्केट कंटेक्स्ट की बात करें तो अभी FII सेलिंग हैवी चल रही है जबकि DIIs एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये ब्रॉडर सेंटिमेंट भी IPO के लिस्टिंग डे परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है। तो अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो तो अभी क्या करना चाहिए? सच ये है प्राइस बैंड, लॉट साइज और एग्जैक्ट सब्सक्रिप्शन डेट अभी अनाउंस नहीं हुए हैं। DRHP फाइलिंग सिर्फ पहला स्टेप है। फाइनल रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आने में टाइम लगेगा। कुछ रिपोर्ट्स जुलाई 2026 लिस्टिंग का एस्टिमेट दे रही हैं। अभी के लिए जो करना चाहिए वो ये है कि सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट और जियो प्लेटफॉर्म्स इन्वेस्टर रिलेशन पेज फॉलो करते रहो, अपना डीमेट अकाउंट रेडी रखो और जब फाइनल प्राइस बैंड आए तब कंपनी फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन और अपना रिस्क एपेटाइट देख के डिसाइड करो, सिर्फ हाइप देख के नहीं। और एक बात क्लियरली बोलना चाहती हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। IPO में इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट आप कर ले। तो ये था दोस्तों जियो प्लेटफॉर्म्स IPO का कंप्लीट ब्रेकडाउन। क्या हुआ, क्यों हुआ, नंबर्स क्या है, रिस्क क्या है और आपको क्या करना चाहिए। जब भी प्राइस बैंड और डेट्स ऑफिशियली अनाउंस होंगे मैं तुरंत एक फॉलो अप वीडियो बनाऊंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। एंड कमेंट में ज़रूर से बताना आप इस IPO में इन्वेस्ट करोगे या वेट एंड वॉच करोगे।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पैसा कमाओ लेकिन समझ के कमाओ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।